हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 तक जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में हैं। हम लोग आज स्पेसिफिकली बात करेंगे सेक्शन 139 के बारे में, जिसमें ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में, उनके टेन्योर के बारे में एंड ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए किस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ये सब सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी काफी अच्छी होती है। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट विच इज अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 ये पूरे जो सेक्शंस हैं ये ऑडिट के बारे में हैं। अगर यहां पे हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में, तो सबसे पहले यहां पे सेक्शन आता है सेक्शन 139 का सबसेक्शन 1। और सेक्शन 139 के सबसेक्शन 1 में यह लिखा हुआ है कि हर कंपनी को, एवरी कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्टेटस, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, अपॉइंट करना पड़ेगा या तो किसी इंडिविजुअल को या किसी फर्म को एज ऑडिटर। और उसके बारे में लिखा हुआ है क्या है कि उसको अपनी फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट करना पड़ेगा ऑडिटर को। सो यहां पे लिखा हुआ है एजीएम के बारे में, लेकिन यहां पे मैं एजीएम के साथ साथ आपको बोर्ड मीटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताऊंगा कि जब कोई कंपनी, नई कंपनी बनती है तो नई कंपनी को अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में अपना ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करना होता है। तो ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज में जब कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी उसमें वो कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दे। यहां देखिए, यहां सेक्शन 139 के सबसेक्शन 1 में यह भी लिखा हुआ है कि ऑडिटर का टेन्योर कितना होगा। तो ऑडिटर के टेन्योर के बारे में यह लिखा हुआ है कि जिस फर्स्ट जनरल मीटिंग में उसको अपॉइंट किया जाएगा उसके कंक्लूजन से वो कब तक रहेगा, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में मान लीजिए जनरल मीटिंग में उसको अपॉइंट किया गया है तो वो 6th एजीएम में रिटायर हो जाएगा। तो 6th एजीएम में अगर वो रिटायर होगा तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है वो 5 इयर्स के लिए किया जाता है। वो कैसे? जिस मीटिंग में किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया गया तो ऑडिटर के हिसाब से, अगर हम ऑडिटर के एस्पेक्ट से देखेंगे तो वो होगी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी की एजीएम नंबर कितना है। अगर कंपनी की एजीएम, मान लीजिए कंपनी की एजीएम नंबर 25 हो रही है, 26 हो रही है, इट डजंट मैटर। हमें यह देखना है कि ऑडिटर को जिस एजीएम में अपॉइंट किया गया उस एजीएम को हम फर्स्ट एजीएम कंसीडर कर लेंगे फॉर दिस चैप्टर, और उस एजीएम से 6th एजीएम तक ऑडिटर कंपनी में रह सकता है। सो मैक्सिमम टेन्योर यहां पे कितना हुआ? मैक्सिमम टेन्योर जो ऑडिटर का होता है दैट इज 5 इयर्स। 6th एजीएम में रिटायर होगा, इसका यह मीनिंग बिल्कुल मत निकालिएगा कि ऑडिटर किसी कंपनी में 6 साल काम कर सकता है। एक इंडिविजुअल ऑडिटर किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 5 इयर्स काम कर सकता है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, फर्स्ट एजीएम में उसका अपॉइंटमेंट हुआ, अब एजीएम के कंक्लूजन के बाद ऑडिटर अपना काम शुरू कर देगा। तो फर्स्ट एजीएम से सेकेंड एजीएम उसने 1 साल कंप्लीट किया, सेकेंड एजीएम से थर्ड एजीएम उसने सेकेंड ईयर कंप्लीट किया, थर्ड से फोर्थ में उसने थर्ड ईयर कंप्लीट किया, फोर्थ से फिफ्थ के बीच में उसने अपना फोर्थ ईयर कंप्लीट किया, एंड 5th एजीएम से 6th एजीएम के बीच में उसने 5th ईयर को कंप्लीट किया। तो इस तरीके से जब ये एजीएम 6th एजीएम कंक्लूड होगी तो तब 6th एजीएम में नया ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा और पुराना वाला ऑडिटर जो है वो रिटायर हो जाएगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013। क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में ऑडिटर के रोटेशन का प्रोविजन है कि 5 साल के बाद एक पर्सन किसी कंपनी में एज एन ऑडिटर कंटिन्यू नहीं कर सकता। ऑलराइट, अब इसके साथ साथ सेक्शन 139 के सबसेक्शन के साथ साथ हमें यहां पे एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखना चाहिए, और वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? सो एक प्रोवाइजो है सेक्शन 139 के सबसेक्शन 1 में, साथ में हम देखते हैं रूल नंबर 4 ऑफ द ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स। उसमें यह लिखा हुआ है कि जब भी किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो अपॉइंटमेंट से पहले ऑडिटर अपनी रिटर्न कंसेंट देता है कंपनी को अपॉइंटमेंट से पहले, और इसके साथ साथ उसकी साइड से एक
उसकी साइड से एक रिटर्न डिक्लेरेशन भी दी जाती है दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। तो यहां पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जिसके पास में मेंबरशिप है, जिसके पास में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है, तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होगा वो बेसिकली उसकी साइड से यहां पे कंसेंट दी जाएगी। और यहां पे हमें एक एस्पेक्ट और देखना होता है, जब कोई ऑडिटर कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट होने से पहले अपनी रिटर्न कंसेंट देता है और साथ में ये बताता है कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, तो अब कंपनी को ये इंफॉर्मेशन फाइल करनी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास में। और रजिस्ट्रार के पास में फाइल करने के लिए कंपनी के पास यहां पे टाइम लिमिट होता है 15 डेज और फॉर्म नंबर होता है एडीटी 1। तो इस एडीटी 1 फॉर्म में कंपनी को अब इन्फॉर्म करना होता है रजिस्ट्रार को। अब इसके साथ में एक एडिशन जो है वो और हो चुका है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी को इसके साथ साथ ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में एनएफआरए को भी बताना होता है। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को भी कंपनी को बताना होता है और उसके लिए टाइम लिमिट कितनी होती है 30 डेज। 30 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एनएफआरए रूल्स। और अगर कोई दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसको 15 डेज में इंफॉर्म करना पड़ेगा एनएफआरए को, अगर उन्होंने अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया है एक ऑडिटर को। जैसा कि हमने देखा है कि ऑडिटर को अपॉइंट करना हर कंपनी के लिए जरूरी है, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहे हैं। और स्टैट्यूटरी ऑडिट इररिस्पेक्टिव के कंपनी का नेचर क्या है, वो पब्लिक कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी है, वो लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल राइट, चलिए अब हम आगे अगर बात करें तो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए हम किससे कंसल्ट करते हैं और किससे पूछा जाता है कि ऑडिटर किसे अपॉइंट किया जाए। तो यहां पे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट जो बताना चाहूंगा। देखिए, अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत पड़ी, ऑडिट कमेटी के बारे में किसमें देखते हैं, तो ऑडिट कमेटी के लिए रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट के साथ साथ फिर हम वहां पे देखते हैं रूल नंबर 6 ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। रूल नंबर 6 में रूल नंबर 4 ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का रेफरेंस है, जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बताया गया है कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो लिस्टेड कंपनीज का एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूं कि लिस्टेड कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है। और लिस्टेड कंपनी में जो ऑडिट कमेटी होती है उसके मेंबर्स कौन होते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही मेंबर्स ऑडिट कमेटी के मेंबर बन जाते हैं। और उसमें हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को शामिल करते हैं ऑडिट कमेटी में। सो ऑडिट कमेटी, आपको पता होगा ऑडिट कमेटी का एक काम यह भी होता है कि वो कंपनी की इंटरनल ऑडिट करवाती है। तो हमें ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में दो एस्पेक्ट देखने होते हैं कि कंपनी में क्या ऑडिट कमेटी है या ऑडिट कमेटी नहीं है। अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो वो कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नाम रिकमेंड करती है, या तो किसी इंडिविजुअल का या किसी फर्म का जो उन्हें लगता है कि कंपनी के ऑडिटर बन सकते हैं। तो अब यहां पे एक एस्पेक्ट देखिएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है तो वो उसको फर्दर रिकमेंड कर देते हैं कंपनी के मेंबर्स को, और फिर कंपनी के मेंबर्स कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर के नाम का अप्रूवल दे देंगे। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी ने जिस पर्सन का या जिस फर्म का नाम सजेस्ट किया है, अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो डिसएग्री कर रहे हैं, तो वो उसको रिफ्यूजल दे सकते हैं और यहां पे वो वापस रेफर कर सकते हैं ऑडिट कमेटी को। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी को लगता है कि जिनका नाम उन्होंने रिकमेंड किया था उन्हें ही ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए, तो उस सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमेटी वो किसको रेफर करते हैं, फिर वो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये रीजंस देते हैं कि किस वजह से हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या फर्म को ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना चाहते अपनी कंपनी का। ऑल राइट, ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो उस सिचुएशन में बहुत सिंपल सा रूल है, उस कंपनी में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने मेंबर्स को डायरेक्टली रिकमेंड कर देते हैं किसी ऑडिटर का नाम, और उसके बाद में मेंबर्स डिसाइड करते हैं ऑडिटर के अपॉइंटमेंट पे। तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट मैंने आपको जैसे कि बताया कि कंपनी की जनरल मीटिंग में होता है।
लेकिन यहां पे एक एस्पेक्ट और है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 30 डेज में कंपनी के पहले ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है और वो अपॉइंटमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना होता है। यहां पे हमें यह भी देखना होगा कि वो कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नंबर नहीं आता अपॉइंटमेंट के लिए। गवर्नमेंट कंपनीज में अथॉरिटी होती है किसके पास? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास में अथॉरिटी होती है टू अपॉइंट ऑडिटर ऑफ एनी गवर्नमेंट कंपनी। ऑलराइट, यहां तक आपको समझ में आ गया। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि अगर ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो ये देखा जाएगा कि कंपनी में ऑडिट कमेटी है या ऑडिट कमेटी नहीं है। अब ऑडिट कमेटी कौन सी कंपनीज में होती है, तो अगर हम उसकी बात करें तो मैंने आपको बताया कि ऑडिट कमेटी होती है लिस्टेड पब्लिक कंपनीज में, और इसके साथ साथ उन कंपनीज में ऑडिट कमेटी होती है जिसके बारे में रूल 4 ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स में लिखा गया है। सेक्शन 177 को जब हम देखते हैं, जो कि मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स में आता है, उसमें रूल नंबर है 6 जो 177 से रिलेटेड है, लेकिन रूल नंबर 6 रेफरेंस देता है रूल नंबर 4 ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। सो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के जो रूल्स है 2014, उसमें क्या लिखा हुआ है? सो दिस रूल 4 सेज कि ऑल पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, ऑल पब्लिक कंपनीज जिनका टर्नओवर कितना है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या एक ऐसी कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग डेट या उसका लोन या उसकी बोरोइंग जो है वो एक्सीड करे 50 करोड़ और मोर। तो इन तीनों सिचुएशंस में से अगर कोई भी सिचुएशन एप्लीकेबल होती है तो उस कंपनी को अब अपॉइंट करना पड़ता है। किसको? उस कंपनी को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है ऑडिट कमेटी, अपॉइंट करने पड़ते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है ऑडिट कमेटी। और ये ऑडिट कमेटी वही कमेटी होती है जो बाद में किसी इंडिविजुअल ऑडिटर का या किसी फर्म का नाम रिकमेंड करती है कंपनी के लिए, और फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर एग्री करते हैं तो उसका नाम कंपनी की जनरल मीटिंग में फॉरवर्ड कर देते हैं, और अगर डिसएग्री करते हैं तो वापस ऑडिट कमेटी को रेफर करते हैं। ऑडिट कमेटी अगर सेटिस्फाइड नहीं है उस डिसएग्रीमेंट से तो ऑडिट कमेटी मना कर देगी और फिर वो मैटर चला जाएगा शेयर होल्डर्स के पास इन द जनरल मीटिंग, और वहां पे फिर शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन को या ऑडिट, वहां पे आप देख सकते हो, जो आपकी रिवीजन में और आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके अनअकैडमी मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए। ऑलराइट, चलो अब बात करते हैं किसके बारे में, वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, और ऑडिटर का नाम बेसिकली कौन रिकमेंड करता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, या तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करती है या फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है, इसको समझाने के लिए यहां पे मैं टर्म ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सेक्शन 139 के सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है अबाउट लिस्टेड कंपनीज, और साथ में लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज। ये प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज बेसिकली वो कंपनीज है जिनके बारे में रूल्स में लिखा हुआ है। ये रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये स्मॉल कंपनी और ओपीसी 1% कंपनी को इससे बाहर रखा गया है। और लिखा क्या गया है यहां पे, ये देखिएगा, इस रोटेशन ऑफ ऑडिटर के कॉन्सेप्ट में सेक्शन 139 के सब सेक्शन 2 में क्लियरली बोल दिया कि अगर किसी इंडिविजुअल को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर अपॉइंट किया गया है तो उसका टेन्योर 5 ईयर से एक्सीड नहीं कर सकता। 5 साल के बाद उनको रिटायर कर दीजिए, और उसके बाद अगले 5 साल, रिटायरमेंट के जो बाद के जो 5 साल हैं उसमें नॉट अलाउड, उसमें वो कंपनी से एसोसिएट नहीं हो सकते, और उसे कहा जाता है बेसिकली कूलिंग पीरियड। तो इस कूलिंग पीरियड में वो कंपनी से साथ उनका एसोसिएशन बिल्कुल भी नहीं होगा। 5 साल बाद मैंडेटरीली ऑडिटर को रिटायर करना पड़ेगा और नया ऑडिटर कंपनी को अपॉइंट करना होगा। इसके साथ साथ 139 के सब सेक्शन 2 में यह भी लिखा हुआ है कि अगर अपॉइंट किया गया है किसी ऑडिट फर्म को, इस बार कोई इंडिविजुअल ऑडिटर नहीं है, ऑडिट फर्म है, तो उस सिचुएशन में ऑडिट फर्म 5 इयर्स के 2 कंसेक्यूटिव अपने टेन्योर जो है मैक्सिमम कंप्लीट कर सकती है। तो 5 इयर्स के 2 कंसेक्यूटिव टेन्योर्स अगर हम यहां पे देखते हैं, दैट मेक्स 10 इयर्स। तो ऑडिट फर्म 10 साल पूरे करेगी किसी कंपनी में एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद अगले 5 साल वो सेम जो ऑडिट फर्म है वो उस कंपनी की ऑडिट
नहीं कर सकते। यहां पे मैं आपको एक एस्पेक्ट और बताना चाहूंगा। अगर एक ऑडिट फर्म 10 साल के बाद कंपनी में ऑडिट नहीं कर पा रही है, किसी दूसरी ऑडिट फर्म को यहां पे अपॉइंट किया जा रहा है, लेकिन उस दूसरी ऑडिट फर्म में भी एक कॉमन पार्टनर है जो पिछली वाली ऑडिट फर्म में भी था, तो कॉमन पार्टनर होने की वजह से वो नई वाली ऑडिट फर्म भी अपॉइंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों ऑडिट फर्म्स में एक कॉमन पार्टनर है। तो चाहे इंडिविजुअल ऑडिटर का अपॉइंट किया जाए, उसके अपॉइंटमेंट किया जाए, उसके लिए 5 साल, अगर ऑडिट फर्म का अपॉइंटमेंट किया गया उसके लिए 10 साल, और ये अपना अपना टेन्योर कंप्लीट करने के बाद अगले 5 साल कंपनी के साथ इनका एसोसिएशन नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? चलिए अब यहां से हम बात करते हैं कि ये प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज बेसिकली कौन सी होती हैं। तो अगर मैं यहां पे प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज की बात करूं तो देखिए, रूल 5 के अकॉर्डिंग यहां पे लिखा हुआ है ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, और साथ ही साथ लिखा हुआ है ऑल कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है, 50 करोड़ से भी कम है, लेकिन जिसकी बोरोइंग जो है पब्लिक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से या पब्लिक डिपॉजिट्स की फॉर्म में 50 करोड़ और मोर है। तो इन कंपनीज को, यानी कि अब यहां पे जो थर्ड कैटेगरी में कंपनी की बात की जा रही है, इन कंपनीज की पेड अप शेयर कैपिटल तो कम है, पेड अप शेयर कैपिटल जो यहां पे बता रखी है वो 10 करोड़ और मोर से कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो 50 करोड़ से कम है, लेकिन क्योंकि उसकी बोरोइंग 50 करोड़ और मोर है तो इस कंपनी पे भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, यानी कि इस कंपनी को भी अपने ऑडिटर को रोटेट करना पड़ेगा। कितने टाइम के बाद? मैंने आपको बताया 5 ईयर्स के बाद में। तो 5 ईयर्स के बाद में इनको अपना ऑडिटर जो है वो चेंज करना होगा। चलो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। ओके, अब यहां पे अगर मैं बात करूं ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में, जो फर्स्ट ऑडिटर कंपनी अपॉइंट करती है, तो फर्स्ट ऑडिटर के बारे में प्रोविजन ये है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने की टाइम लिमिट कितनी है। सो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई उसके 30 डेज में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा नहीं कर पाते तो वो कंपनी के मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं, और फिर कंपनी के मेंबर्स एक ईजीएम बुलाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं, और उसमें ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है विद इन 90 डेज। सो यहां जो 90 डेज काउंट किए जा रहे हैं, ये 90 डेज कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से काउंट किए जाते हैं। तो पहले 30 डेज में कंपनी के बीओडी को अपॉइंट करना है, और अगर वो अपॉइंट ना कर पाए तो कंपनी के मेंबर्स यहां पे ईजीएम में अपॉइंट कर सकते हैं। और जिस फर्स्ट ऑडिटर को अब अपॉइंट किया जाएगा, ये कब तक कंपनी का ऑडिटर रहेगा? जब तक कंपनी की फर्स्ट एजीएम कंक्लूड ना हो जाए, क्योंकि अब कंपनी की फर्स्ट एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स की तरफ से हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है। ये मैंने बात डिस्कस की किसके बारे में? तो ये वाला पॉइंट हमने देखा एक नॉर्मल कंपनी के केस में, लेकिन यहां पे हम बात करते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी केस में आप देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी केस में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम होता है ऑडिटर को अपॉइंट करना। तो वो कब तक अपॉइंट करते हैं? तो वो अपॉइंट करते हैं फाइनेंशियल ईयर कमेंस होने के 180 डेज में। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 डेज में ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे, और वो कब तक ऑडिटर रहता है जिसको अपॉइंट किया कैग ने? तो हम बोलते हैं कंक्लूजन ऑफ द एजीएम तक वो ऑडिटर रहता है। और यहां पे अब मैं अगर बात करूं गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर के बारे में, तो प्रोविजन बड़ा सिंपल है। तो प्रोविजन कहता है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ किसी गवर्नमेंट कंपनी का, उसके 60 डेज में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है। अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से, कैग की तरफ से, या सीएनएजी जिसे आप कहते हो, फेलियर हुआ, तो अगले 30 डेज में कौन अपॉइंट कर देंगे? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की साइड से भी फेलियर हुआ है तो उस सिचुएशन में 60 डेज में कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अब ऑडिटर को अपॉइंट कर लेते हैं। तो इन 60 डेज में हम इन 30 डेज को इंक्लूड करते हैं। इन 60 डेज में 30 डेज को क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। तो गवर्नमेंट कंपनी केस में अथॉरिटीज कितनी आ गई? पहली आ गई सीएनएजी, दूसरा हम बात करते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और तीसरा हम यहां पे डिस्कस करते हैं कंपनी के मेंबर्स।
तो इस फर्स्ट ऑडिटर को जो अपॉइंट किया, ये कब तक रहेंगे? ये रहेंगे कंपनी की जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसके कंक्लूजन तक ये कंपनी के ऑडिटर रहेंगे। सो आई रियली होप कि ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में ये जो मैंने आपसे आज सेक्शन 139 के बारे में जो बेसिक डिस्कशन किए हैं, फर्स्ट ऑडिटर के बारे में जो मैंने बात की है, ये आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक भी गिवन है। उस पर क्लिक करके आप अनअकैडमी की ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मेरे साथ आप लाइव लेक्चर्स भी कर सकते हैं। अपने डाउट्स लाइव सेशन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखकर आप अपनी प्रिपरेशन के लेवल को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।